कहा जा चुका है, बहुत कुछ कहा भी गया है और कहने वाले लोग काफ़ी बैठे भी हैं। मैं संबोधन में समय नष्ट न करते हुए सभी उपस्थित महानुभावों को मैं नमन करता हूँ। आज जिनकी जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करता हूँ। मैं पेरियार को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ और महामना बुद्ध को नमन करता हूँ। कई बातें कही गई इन आयोजनों का। कई लोग कहते हैं कि अब आजकल लोग इस तरह की जयंती और तमाम चीजें मनाने लगे हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं इसका प्रबल समर्थक हूं, ये होना ही चाहिए। ये इसलिए और जरूरी है होना क्योंकि इतिहास से हमें वंचित रखा गया है। आदमी का सोच का निर्माण होता है बचपन से। जिस तरह की चीजों का हम अध्ययन करते हैं, जिस तरह की चीजों को हम सुनते हैं, उसे हम अंततः सत्य मानने लग जाते हैं। जब बचपन की पढ़ाई होती है, इतिहास की किताबों में हम लोग पढ़ते थे राजा राम मोहन राय समाज सुधारक, तो क्या क्या समाज सुधारक वो पढ़ते थे। हमारे जेहन में तमाम बौद्धिकता के बावजूद भी लगता है कि राजा राम मोहन राय अगर नहीं होते तो महिलाएं आज भी जलाई जाती होती। इतिहास हमें अपने आप पे गर्व करने से वंचित रखा है। अगर वो टेक्स्ट बुक की किताबों में होती कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया, तो हम शायद हमारी मानसिकता उस तरह से होती, हमारे बच्चों की मानसिकता, हमारी खुद की मानसिकता उस तरह से नहीं हो पाया। मेरा मानना है कि ये टेक्स्ट बुक के इतिहासों में जगह न देना एक बड़े समाज को गौरवान्वित होने से वंचित रखने का एक साजिश था। उदाहरण मौजूद है, आप देख सकते हैं इस बात को कि जो स्थान इतिहास में आज राजा राम मोहन राय को है, क्या हमारे ज्योतिबा फुले को है वो स्थान? ये हमारी और आपकी जवाबदेही बनती है कि उस गौरव गाथा को हम अपने आने वाले पीढ़ी को बताएं कि हमारा भी इतिहास समाज सुधारक का रहा है, हमारा भी इतिहास विकास का रहा है, हमारा भी इतिहास बड़े बड़े आर्थिक चिंतकों का रहा है। ये हमें बताना पड़ेगा समाज को। इतिहास में हम कहाँ पढ़ते हैं कि देश की, किसी भी देश की रीढ़ समझे जाने वाली अर्थव्यवस्था, उसकी चिंतन करने वाले बाबा साहब थे और उन्होंने कई नीतियां दी है जिस पर भारत की रीढ़ भी रखी गई है। इतिहास में कहाँ दिया गया उस तरह से स्थान? भुला नहीं दिया गया, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मौजूद है, लेकिन उसको हाशिए पे रखा गया। ये हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि उसको हम फिर से लोगों को समझाएं कि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट से नदी डैम और इत्यादि इत्यादि का डैम था, वो सिर्फ कृष्णराज सागर, वो विश्वेश्वर राय ही नहीं, उसका सोच रखने वाले वो इंजीनियर थे, उनका बड़ा योगदान है देश में, उसको मैं नकारता नहीं, लेकिन उस सोच को देने वाले, ये हीराकुद बांध से लेके तमाम बांधों का सोच देने वाले हमारे बाबा साहब थे। इस बात को बताने की आवश्यकता है। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए मूल चीज है ज्योतिबा फुले। अभी निशांत भाई ने बोला कि ये समकालीन नहीं है, बाबा साहब और ज्योतिबा फुले समकालीन नहीं है, लेकिन उनको उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना गुरु माना। उनको बहुत पहले के हैं महामना बुद्ध, लेकिन उन्हें अपना पथ प्रदर्शक माना, गुरु माना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि वो विचारों की जो धारा थी समाज को एक करने का, और आज एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये वेंडाटा बदला लेने वाली भावना भी नहीं होनी चाहिए। हमारे उद्देश्यों से भटकाता है वो बातें।
महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले और बाबा साहब, इनके सहयोगियों में कई ब्राह्मण भी थे, हमने भी कुछ पढ़ा है। बाबा साहब के सहयोगियों में भी थे। बोला आदमी से घृणा नहीं करो, वो वाद से घृणा करो। जो इज्म है, जो वाद है, उस वाद से लड़ने की आवश्यकता है। अभी भाइयों ने कहा बहुत दुख होती है, परेशानी भी होती है। वो संविधान सम्मत नहीं है कि 10% अगड़े लोगों को आरक्षण दे दें आर्थिक आधार पर। ये संविधान की मूल भावना से खेल है। जब मंडल साहब ने फिर से जब सर्वे करने का जिम्मा मिला था उनको, उनका आधार था कि आर्थिक नहीं, वो मानसिक रूप से कितने सक्षम हैं। सर्वे में वो कहीं लिखते हैं, मैं पढ़ा नहीं लेकिन किसी से सुना था, मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। अपने सर्वे में उन्होंने लिखा है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। अलग अलग जाति समुदाय के लोगों के पास जा करके जब वो लोग बोले कि क्या हालचाल है, कैसे है, कैसे घर व्यवस्था चल रहा है, जो रिजर्वेशन सीटिंग क्लास के लोग थे वो लोग फर्स्ट क्लास से बढ़िया है, अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, खेती बाड़ी है, डांगर गरू है, सब बढ़िया है, खूब मजे में जीवन जी रहे हैं, अच्छा है। और वही आदमी जब जाता है अगले लोगों के पास जाता है, जो अपेक्षाकृत जिससे वो मिल के आता है, वो संपन्न लोगों से मिलते हैं, बोलते कैसे हैं आप लोग? अरे कहाँ भाई, बहुत परेशानी है, ये है वो है, तमाम तरह की परेशानियां हैं, बहुत तरह की समस्या है, पैसे का अभाव है, ये वो है। सब कुछ जानते हुए ये बोला कि ये मानसिकता है। उस आदमी जो बोल रहा है कि हम इसी में प्रसन्न है, उसको आरक्षण की जरूरत है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। जो प्यासा है वो तो पानी खोज लेगा, लेकिन जो तृप्त महसूस कर रहा है उसको तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए आरक्षण की आवश्यकता इसको है। जो थोड़े से नहीं प्रसन्न है वो उसका विकास रुक जाएगा, और वो जो जानता है कि हम में क्या परेशानी है और हमको क्या है, वो पा लेगा, उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ये बीपी मंडल की बातें उद्धृत की गई। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि पूरे देश में संविधान की 103 अमेंडमेंट के द्वारा 10% आर्थिक रूप से पिछड़े अगड़ों को आरक्षण दे दिया गया। और उसी समय झारखंड में चूंकि उसी व्यवस्था की सरकार थी, वहां पे बगैर देरी किए, बगैर कुछ चिंता किए, बगैर कुछ चिंतन और आत्ममंथन किए, झारखंड में भी 10% का आरक्षण लागू हो गया। जानने की आवश्यकता है कि झारखंड की जो डेमोग्राफी है, क्या उसमें 10% की आबादी भी है उनकी? जाति आधारित जनगणना का मांग बहुत अरसे से हो रहा है, लोग डिनाई कर रहे हैं, नहीं दी जा रही है। माननीय लालू प्रसाद यादव उसके प्रखर समर्थक रहे हैं कि ये जाति आधारित जनगणना करो। ऐसे लोगों को तबाह किया जाता है ताकि ये आवाजें दब जाए। 10% अगड़े लोग यहाँ नहीं हैं और उनको 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रोविजन बगैर सोचे समझे कर दिया गया। अब ताज्जुब की बात तो तब है कि इस अमेंडमेंट को, इस बिल को यहाँ पर झारखंड में पास हो जाने के लिए विधायकों की संख्या जिसके आधार पर ये चीजें बन रही थी, उसकी सूची जरा देख लीजिए कि उसके समर्थन में, जिसका समर्थन में नहीं होना चाहिए, उनकी संख्या कितनी थी, और जो लाभान्वित होने वाले थे 10% से, उसकी संख्या कितनी थी। सवाल बहुत बड़ी है। हम ही के द्वारा, मेरे ही द्वारा अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने की मानसिकता जो डेवलप हो गई है, उस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं, नहीं थोड़ा सुना जाए, लोग कहते हैं कि ये पिछड़ी जाति का है, ये हरिजन जाति का है, अब तो ये प्रत्याशी बन गया, और राम की भी बात है,
उसी का आदमी है तो क्यों नहीं चुनेंगे। अब तो ये पिछड़ी जाति वाला भी है और राम भगवान वाला भी है, हम इसी को क्यों नहीं चुनेंगे। मैं कहता हूं इस फेनोमेना, ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम से हमें बचने की आवश्यकता है, समाज को बचाने की आवश्यकता है। क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो मैं देख रहा हूं कि हमारे ही लोगों के द्वारा, हमारे ही जनमत से, हमारे ही खिलाफ नीतियां बहुत सहजता पूर्वक पास की जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि उनका भला नहीं हो, उनका भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, समता मूलक समाज होना चाहिए, घृणात्मक समाज की स्थापना नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। मैं घृणा नहीं करना चाहता, लेकिन अपने अधिकारों को, अपने चीजों को तो प्राप्त करने की बात उठानी ही चाहिए। हम जिससे वंचित हो जाएं, जिससे समाज तबाह हो सकता है, उस तरह की नीतियों को पास नहीं हो।